तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। वो कहते थे ये बात नहीं है कहने की, तुमने कह दी है तो कहने की सजा लो यार। एक एक कानून ऐसा बना रहे हैं कि हमारी जायदादों को छीन लिया जाए, मस्जिदों को छीन लिया जाए। रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यार। वक्फ का एक्ट पार्लियामेंट से बना है और पार्लियामेंट से ही उसमें सुधार होगा। चाहे सत्ता रहे या जाए, इस कानून को रोकने का काम करेंगे। वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। हम भौचक हैं जी, ये कौन सा आदेश है? आपको इस पावर किसने दे दी है? भारतीय जनता पार्टी समय समय पर ऐसे संविधान में संशोधन करती है जिससे नफरत फैले। अगर वापस नहीं लेंगे तो इसके लिए जान भी देना पड़ेगा, तो हम लोग इस कानून के लिए जान दे देंगे। मस्जिदें आज़ाद नहीं रहेंगी, कब्रिस्तानें आज़ाद नहीं रहेंगी, ये उनके गिरफ्त में आ जाएगा। जेल भरना पड़े तो हम लोग जेल भरेंगे, अगर जान देना पड़े तो हम लोग जान भी दे सकते हैं। ये 100 to 100% मुस्लिम विरोधी है। वक्फ बिल पर बहकना बहकाना, उफन्ना उकसाना, आसमान को सिर पर उठाना जारी है, यूं कि कयामत ही आ गई जैसे। इस बार चूके तो फिर मौका न मिलेगा। मुस्लिम औरतों को भी आगे बढ़ने के लिए सम्मान मिलना चाहिए। बोर्ड वाले जो उलमा हैं वो चाहते हैं अगर तो वो रख सकते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए एक ही दिक्कत तब खड़ी होती है जब घर के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास होता है, क्योंकि यहां माहौल खराब करने की साजिश करने वाले होते कुछ ही लोग हैं, लेकिन भाई होते तो वो भी घर के ही हैं। लेकिन मोदी झुकने वालों में से नहीं, और अब उनके सामने नया महा चैलेंज खड़ा हो गया है वक्फ बिल को लेकर, जिसको लेकर देश भर में बवाल की तैयारियां तेज हो गई। वक्फ बिल के विरोध की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। वक्फ बिल के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी चल रही है। बिल के विरोध में मुसलमानों की भीड़ जुटाई जा रही है। वक्फ बिल के विरोध में कुर्बानी देने की धमकियां दी जा रही हैं। सीए, एनआरसी, किसान आंदोलन, शाहीन बाग जैसे आंदोलन की बातें चल रही हैं। लेकिन मोदी सरकार ने भी वक्फ बिल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला क्या है आगे बताऊंगा। तो आखिर क्यों मुसलमानों का झंडा बरदार बताने वाले लीडर्स के प्राण वक्फ बोर्ड में अटके हुए हैं? क्यों वक्फ बिल पर शाहीन बाग वाली धमकी दी जा रही है? आखिर ऐसी धमकियों और माहौल के पीछे का नैरेटिव क्या है? और क्यों ये बात कही जा रही है कि वास्तव में वक्फ बिल के विरोध के बहाने कुछ कट्टरपंथियों ने एक रास्ता खोज निकाला है पीएम मोदी को लेकर अपनी पुरानी खींच मिटाने का? सरकार की तरफ से बार बार इस बिल पर स्थिति साफ करने के बाद भी देश के माइनॉरिटी को, विशेषकर मुस्लिम भाइयों बहनों को गुमराह करना चाहता है। मैं इनको कहना चाहता हूं, आपके अधिकार पर कोई तराप मारने की बात। अब कहते हैं हमारी मस्जिदें छीन लेंगे। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बिल नहीं आ रहा है, कैसे छीनी जाएगी? बिल आगे के समय के लिए है। आप 2013 में जो बिल लेकर आए थे वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था, मगर वोट बैंक कंसोलिडेट करने के लिए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जाना। इतने साल से इतने चुनाव हारे फिर भी सीखते नहीं है। सवाल हिंदुस्तान की करीब 20% मुस्लिम आबादी का है। क्या वास्तव में संकट उसकी धार्मिक आजादी पर है? क्या वक्फ संशोधन बिल के बहाने बवंडर उठाकर कुछ शातिर मुस्लिम लीडरों की कोई और बेचैनी मजलिसों में उतर रही है? वो पास करके दिखाएं और फिर देखें कि क्या हश्र होता है उनका। वक्फ बिल नहीं है, सांप का बिल है, इसके अंदर जहर भरा हुआ है। बस एनफ, बहुत हो गया। तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। कोई धमका रहा है, कोई भड़का रहा है, कोई कुर्बानी मांग रहा है, तो कोई कहता है बिल पास हुआ तो क्या हश्र होगा, देख लेना। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो जाएगा अगर वक्फ संशोधन बिल पास हुआ तो? आखिर क्यों मुस्लिम लीडरशिप वक्फ बिल पर छातियां पीट रही है? कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीडरशिप
वक्फ संशोधन बिल का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि अगर बिल पास हुआ तो मजहब के नाम पर चलने वाली ठेकेदारी खत्म हो जाएगी, वोट बैंक के बहाने दबाव वाली राजनीति खत्म हो जाएगी, वक्फ संपत्ति पर उनके अवैध कब्जों की पोल खुल जाएगी, वक्फ की संपत्ति से होने वाली निजी कमाई बंद हो जाएगी, बेतहाशा और बेलगाम एक तरफा अधिकार खत्म हो जाएंगे और वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिलने से भी मौलानाओं को दिक्कत है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि मुसलमानों का हितैषी बताने वाले कट्टरपंथी मौलानाओं के पेट में मरोड़ की एक वजह नए बिल में वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को जगह दिया जाना भी है। यही वजह है कि ताहिरा हसन जैसी सोशल एक्टिविस्ट वक्फ संशोधन बिल को शानदार कदम बता रही है। महिलाओं को वक्फ बोर्ड में ऐड किया जा सकता था, नहीं किया गया, ये वक्फ बोर्ड की कमी है, ऐड किया जाना चाहिए था। आधी जमीन है उनकी भी आवाज होनी चाहिए वक्फ बोर्ड में। लेकिन देखिए डिपेंड करता है कि किस तरह की महिलाओं को आप ऐड कर रहे हैं। क्या जिस पर्पज से वक्फ बोर्ड बना है, लोगों ने अपनी जमीनें दी हैं, अपनी जायदाद दी है, पैसे दिए हैं कि अपलिफ्टमेंट में यूज हो, हाशिया के समाज के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, यतीम बच्चों के लिए, स्कूल कॉलेजेस के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, बेवा औरतों के लिए, जो डिवोर्सी औरतें हैं, तो क्या उसमें इसका इस्तेमाल हो पाएगा कि वो एक पपेट रहेंगी? क्योंकि हमने देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में देखा था कि जो महिलाएं थी उनसे हमें हेड ऑन हमको लेना पड़ता था, क्योंकि बराबर उनका वही सिर्फ नुमाइंदगी होती है। हाँ, उनकी वही सोच होती थी जो ऊपर से आती थी। तो मुझे लगता है डायनेमिक औरतों को रखेंगे तो बिल्कुल चेंज आएगा और आना चाहिए। दरअसल कट्टरपंथी मौलानाओं की जमात और मुसलमानों को भड़काकर अपनी राजनीति कसने वालों को वक्फ संशोधन बिल के नाम पर एक ऐसा बहाना मिल गया है जिसमें वो कई पुरानी खींच मिटाने और पीएम मोदी से बदला लेने को बेचैन है। मुस्लिम लीडरान की पुरानी खींच है ये तीन मुद्दे: ट्रिपल तलाक कानून, सीएए का मुद्दा और समान नागरिक संहिता। इसमें ट्रिपल तलाक और समान नागरिक संहिता वाला मुद्दा सीधे मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा और मजबूती से जोड़ता है। तो क्या वक्फ संशोधन बिल के विरोध वाले जलसों में ट्रिपल तलाक, सीएए और यूनिफॉर्म सिविल कोड का जप अनायास है या कोई महीन प्रयोग है? अगर सूक्ष्मता से देखेंगे तो वास्तव में एक बार फिर हवा उसी कट्टरपंथी एजेंडे को दी जा रही है जिसके केंद्र में कहीं मुस्लिम महिलाओं को मिलने वाले ज्यादा अधिकारों की कसक और खिसियाहट है। एक जिद है जिसका सिरा जोड़ता है शाहबानो केस से, जिसमें इसी तरह सड़कों पर उतरकर अराजकता फैलाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कट्टरपंथियों ने तत्कालीन राजीव गांधी सरकार से पलटवा लिया था। मामला 1985 का है। शाहबानो को उसके पति ने तलाक दे दिया था। शाहबानो अपने और बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांग रही थी। न्याय के लिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने 500 रुपए प्रति महीना गुजारा भत्ता देने का आदेश उसके पति को दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मौलानाओं ने शरीयत में दखल बताया। मौलानाओं ने नारा दिया, इस्लाम खतरे में है, शरीयत बचाओ। कट्टरपंथियों के नेतृत्व में जगह जगह हिंसक प्रदर्शन शुरू हुए। 1986 में राजीव गांधी कट्टरपंथियों के आगे झुक गए। तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में पलट दिया। तुष्टीकरण का यही चस्का आजादी के बाद से कट्टरपंथी मौलानाओं को लगा हुआ है और जब महिलाओं को अधिकार देने की बात होती है तो उनके तन बदन में आग लग जाती है। तो क्या इस बार वक्फ संशोधन बिल पर खिसियाहट और बौखलाहट इसी बात को लेकर है क्योंकि मोदी सरकार ने नए वक्फ बिल में मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देने और उनकी भागीदारी वक्फ बोर्ड में तय करने की बात की है? क्योंकि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में 2 महिला सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान इस बिल में किया गया है। जाहिर है मोदी सरकार का लक्ष्य मुस्लिम महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करना है।
लेकिन ये भी सच है कि मजहब के नाम पर कट्टरपंथी मौलानाओं ने मुस्लिम महिलाओं का भी साइलेंट ब्रेन वॉश करने की कोशिश की है। हमने अलग अलग शहरों में ये समझने की कोशिश की कि आखिर नए वक्फ बिल में वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को जगह दिए जाने के प्रावधान पर मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं। सुनिए जरा। ये वक्फ बिल बिल्कुल भी पास नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं, क्योंकि जो हमारे मौलाना या आलिम वगैरह खड़े हैं इस चीज को वो समझेंगे क्या है सही क्या नहीं। लेडीज हमारे यहाँ इस चीज को नहीं, वो खुद है, वो देखने वाले करने वाले। लेडीज का उसमें क्या काम है। पहले से नहीं रही वो कोई बात नहीं है कि नहीं रही, आगे आगे वक्त बदलता रहता, चीजें बदलती भी रहती हैं, ऐसा तो है नहीं है। पहले लेडीज आगे नहीं थी, अब तो हर चीज में है, आ सकती हैं, वो जान सकते हैं उन्हें किसे रखना है। जो इसके काबिल है, जो लेडीज काबिल हो वो आए, वो रख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। वक्फ बोर्ड वाले जो उलमा हैं वो चाहते हैं अगर तो वो रख सकते हैं, लेकिन अगर सरकार जबरदस्ती नहीं, कोई उसे नहीं है। बढ़नी चाहिए महिलाओं की संख्या इस बोर्ड में, ताकि महिलाएं जो हमारे मजहब की हैं वो अपने बात रह सकें। ऑलरेडी हमारे मजहब में उनको नीचा रखा जाता है। नहीं, हम लोग के वैसे ही कुछ कम राइट्स हैं और हमारे क्या महिलाओं को ज़्यादातर बोलने की आवाज़ नहीं जाती है, उनको नीचा रखा जाता है। तो अगर हम महिलाएं इस बोर्ड में आएंगी तो कल को हमारे ही आने वाली लड़कियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये फीमेल अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में आगे जाएगी तो हमारी लड़कियों के लिए ही, हम लोगों के लिए ही बेहतरी होगी। आदमी अपनी प्रॉब्लम समझ सकता है और औरतें अपनी तरह की प्रॉब्लम समझ सकती हैं। बहुत ही अच्छा फैसला आया है, जो नियम निकाला गया है कि वक्फ में महिलाओं को शामिल करा जाए। ये सही बात है कि अगर वक्फ में महिलाएं शामिल होंगी तो करप्शन पे भी लगाम लगेगी और महिला भी सशक्त होगी। अच्छा फैसला है, महिलाओं को और आगे आना चाहिए। सब कुछ ही कर रही हैं आजकल महिला, मर्दों से आगे हैं बल्कि। और सही है ये फैसला, महिला क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। आजकल ट्रेन चला रही है, गाड़ियाँ चला रही है, हर चीज कर रही है। महिलाएं बोट भी चला सकती हैं। मुस्लिम औरतों को भी आगे बढ़ने के लिए सम्मान मिलना चाहिए, जिसके लिए हम आपके पक्ष में हैं। कि अगर ऐसा हो रहा है और अगर समाज में महिलाओं को सम्मान की बात हो रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें ये थोड़ी ना होना चाहिए कि भाई ये हिंदू और ये मुस्लिम, ये सारी चीजें गलत है। लखनऊ, झांसी, भोपाल और दिल्ली की ज्यादातर मुस्लिम महिलाओं की वक्फ संशोधन बिल पर राय सुनने के बाद ये समझना मुश्किल नहीं कि मौलानाओं और कट्टरपंथी नेताओं के चेहरों पर वक्फ के नाम पर हवाइयां क्यों उड़ी हुई। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो। तो क्या वक्फ कानून में संशोधन को भी इस्लाम और शरीयत से जोड़ते, उस पर हमला दिखाते, इस्लाम को खतरे में बताते एक बार फिर माहौल वैसा ही बनाने की कोशिश हो रही है? सवाल है कि आखिर ऐसा करके कट्टरपंथी मौलानाओं की जमात हासिल क्या करना चाहती है? मुसलमान इससे खतरे में नहीं है, इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में है। जिस दिन अपने पूर्वजों को भारतीय मुसलमान समझ जाएगा, इन सब के बोरिया बिस्तर बन जाएंगे। इसलिए अपने बोरिया बिस्तर को दुरुस्त रखने के लिए लोग इस प्रकार की भड़काऊ बातें को कहते हैं। पीएम मोदी से कट्टरपंथी जमात की खुन्नस आज की नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पीएम मोदी की राष्ट्रवादी राजनीति ने तुष्टीकरण वाली सियासत पर फुल स्टॉप लगा दिया है। अब जिनकी वोट बैंक की ठेकेदारी थी, उनकी दुकानें बंद हो गई। लेकिन बात इतनी भर नहीं, वोट बैंक वाली ठेकेदारी बंद हुई सो हुई, अब वक्फ संशोधन बिल के जरिए वक्फ बोर्ड के भीतर होने वाले करप्शन पर भी लगाम लगाने की तैयारी है। 2006 में आई सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि जितनी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, उतनी संपत्तियों से हर साल वक्फ बोर्ड की सालाना आय 12,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए।
जबकि वक्फ बोर्ड दावा करता है कि उसकी सालाना आय सिर्फ 200 करोड़ रुपए सालाना है। अब आप ही समझिए जरा कि जिस प्रॉपर्टी से 12,000 करोड़ की आय होनी चाहिए, उससे सालाना सिर्फ 200 करोड़ रुपए की आय होने का दावा अगर वक्फ बोर्ड कर रहा है तो लोचा तो है कहीं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सबसे ज्यादा विरोध इस बात का हो रहा है कि वक्फ के मैनेजमेंट में गैर मुस्लिम की एंट्री कराई जा रही है। ऐसे माहौल बनाया जा रहा है कि अब गैर मुस्लिम ही पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड का मैनेजमेंट संभालेगा। अच्छा, जब अखिलेश यादव के जमाने में गैर हिंदू जो है वो महाकुंभ का आयोजन देख रहा था, तब किसी को दिक्कत नहीं, तब वो भाई धार्मिक सौहार्द की बात कि भाई एक मुसलमान को महाकुंभ का आयोजन का कार्यक्रम जो है देखने के लिए दिया था अखिलेश यादव। और अब जो है वो वक्फ बोर्ड की बारी है तो वहां कोई गैर मुसलमान नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसा है नहीं। वक्फ संशोधन बिल 2024 के मुताबिक पहले यह प्रावधान था कि बोर्ड में मुस्लिम सांसद होगा, अब प्रावधान है कि एक सांसद होगा जो गैर मुस्लिम भी हो सकता है। पहले मुस्लिम एमएलए एमएलसी की बात थी, अब एक एमएलए है जो किसी भी धर्म का हो सकता है। पहले वक्फ के मैनेजमेंट में कोई प्रोफेशनल नहीं था, अब 2 प्रोफेशनल्स को जगह दी जाएगी जो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। इतना ही नहीं, बोर्ड में राज्य सरकार का भी एक अधिकारी होगा और बार काउंसिल का भी एक मेंबर बोर्ड में होगा। तो यह कहना कि राज्यों का कोई दखल ही नहीं होगा, ऐसा भी नहीं। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपको वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं देखना है, कागजात देखने हैं, कुछ चीजें देखनी है, तो ये क्या मुसलमान को ही समझ में आएगा कि कागज है कि नहीं है? हिंदू सिख ईसाई को समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा एक मुतवल्ली का है मामला, जो मुस्लिम ही होगा। एक पद स्कॉलर का है जो मुस्लिम स्कॉलर होगा। 2 सदस्य स्थानीय निकाय के होंगे जो मुसलमान ही होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि मुसलमानों को आउट कर दिया गया। आप यह भी समझिए कि बिल में नॉन मुस्लिम को सेलेक्ट का प्रावधान है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि नॉन मुस्लिम को ही चुना भी जाए। आप यह भी देखिए कि वक्फ बिल में संशोधन की मांग आज से नहीं हो रही, बल्कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के वक्त से ही यह मांग उठ रही है। मुसलमानों की स्थिति जानने के लिए साल 2005 में एक सच्चर कमेटी बनी थी। आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, सच्चर कमेटी। इस सच्चर कमेटी ने खुद वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट को लेकर जो सिफारिश की थी, उसके मुताबिक संपत्ति की देखरेख करने वाले मुतवल्ली के कामकाज के लिए नियम तय होने चाहिए। यह सिफारिश भी की गई थी कि नॉन मुस्लिम टेक्निकल एक्सपर्ट की भी नियुक्ति हो। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में महिलाओं को भी शामिल करने की सिफारिश थी। साथ ही ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर को भी बोर्ड में शामिल होने की बात कही गई। यानी जो सच्चर कमेटी ने कहा वो मनमोहन सिंह की सरकार तो नहीं कर पाई, लेकिन आज नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं जो सच्चर कमेटी ने कहा था कि ये मुसलमानों के हक में है, भाई ये कर दो। और उस पर तमाशा हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस सरकार ने ही वक्फ बोर्ड के मुंह पर असीमित पावर वाला, एक तरीके से कहिए, चस्का लगा दिया। तो क्या वक्फ बोर्ड में चल रहे ऐसे ही गड़बड़झालों के बाहर आ जाने का डर है मौलानाओं को? इसलिए वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम वोट बैंक के झंडा बरदारों की छाती पर सांप लौट रहे हैं। लेकिन सरकार ने फैसला कर लिया है, वक्फ संशोधन बिल आकर रहेगा। हमने इतना ही बदलाव किया है कि कोई भी निर्णय होगा, वो निर्णय कानून की अदालत में इसको चुनौती दे सकते हैं। तो सरकार के निर्णय को भी दे सकते हैं। वह कभी क्यों? तो क्या सरकार ऐसे रोएगी कि हमारा अधिकार ले लिया? सरकार के कानून भी चैलेंज होते हैं। और ये पूरा पचड़ा जब पार्लियामेंट में चर्चा होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में मूव कर देंगे? देखिए, पार्लियामेंट का टाइम टेबल मुझे मालूम नहीं है, मगर इसी सत्र में हम वक्फ संशोधन का बिल रखेंगे। बस यही डर है जो कट्टरपंथी जमातों को बेचैन किए हुए है, क्योंकि 2013 में जब कांग्रेस और कथित लिबरल लॉबी की सरकार केंद्र में थी, तब वक्फ कानून में संशोधन करके उसे बेतहाशा शक्तियां दे दी गई थी। एक तरह से वक्फ बोर्ड सरकार और देश की कानूनी संस्थाओं से भी ऊपर रख दिया गया था। 2013 में संशोधन हुआ और वक्फ बोर्डों को संपत्ति छीनने की असीमित शक्तियां दी गईं। वक्फ अधिनियम के संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया कि वक्फ के दावे को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो वक्फ बोर्ड के पास
मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों पर दावा करने की असीमित शक्तियां हैं। एक फैसला वक्फ बोर्ड करता है, उसको देश की अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। ऐसा भारत जैसे देश में कैसे चल सकता है? कभी नहीं हो सकता। और हुआ है, मैं आपको बताता हूं, दिल्ली के 123 प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर दिया। और कानून क्या बनाया, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद गार्डन, जहां चंद्रशेखर आजाद जी ने अंतिम सांस ली, उसको वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। अब कोई मौलाना साहब कहते हैं पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन वक्फ है। तो सवाल है कि किसको और किस लिए उपकृत किया जा रहा था। जाहिर है वोट बैंक को हाँकने वाले कट्टरपंथी मौलानाओं, ताकि वोट बैंक एक तरफा गिरता रहे। तो वोट बैंक के तुष्टीकरण में अन्याय वास्तव में किसके साथ हुआ? देश के लोगों की संपत्ति के साथ। तरह तरह की अफवाहें उड़ाकर मुसलमानों को अब भड़काया जा रहा है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि बगैर चर्चा के मुसलमानों पर यह बिल थोपा जा रहा है। आप सोचिए, मोदी विरोध में मुस्लिम वोट बैंक को इनकैश कराने के चक्कर में असदुद्दीन ओवैसी और इमरान मसूद जैसे नेता कैसे मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे मोदी सरकार ने तो बिना किसी चर्चा के मुसलमानों पर बिल थोप दिया, जबकि सच इसके उलट है। एक कानून को बनाने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसे फॉलो किया गया। पहले इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया, फिर खुद सरकार ने इस बिल को बेहतर बनाने के लिए इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजा। जेपीसी में असदुद्दीन ओवैसी भी थे और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी थे। लेकिन आज यही नेता बिल के विरोध में ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे सरकार ने बिना किसी को बताए चुपचाप बिल पास करा लिया। जेपीसी में शामिल सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी क्या कह रहे हैं, जरा उनको भी सुनिए। आरएसएस ने सैकड़ों साल से जिनको दबाकर कुचल कर रखा है और अब वो संविधान को कुचलना चाहते हैं, बिल्डोज करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन ही जब ये बिल लाया गया था साफ साफ कह दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर सबसे बड़ा होने वाला आजादी के बाद हमला है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस तरह से मजाक किया जा रहा है कि उनके मजहबी मामलात में दखलंदाजी की जा रही है, ये बीजेपी वो पार्टी है जो एक मुसलमान को सारे मुल्क में एक सीट लोकसभा की नहीं दे सकती, वो वक्त की रक्षा क्या करेगी। अब यह भी समझिए कि जेपीसी ने इस बिल में संशोधन को फाइनल करने से पहले कैसे मैराथन एक्सरसाइज हुई थी। लगभग हर पक्ष से इस पर बात की गई। बिल को लेकर 97 लाख सुझाव मिले। बिल पर गहन चर्चा के लिए जेपीसी की 36 मीटिंग्स हुई। इन मीटिंग में अलग अलग पक्षों की राय ली गई, जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों से राय ली गई, जिसमें अल्पसंख्यक कानून मंत्रालय के अलावा 15 राज्य सरकारों से बात हुई। 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड को भी सुना गया, 5 अल्पसंख्यक आयोग को सुना गया। इसके अलावा मुस्लिम स्कॉलर्स से राय ली गई। अलग अलग राज्यों में बार एसोसिएशन को सुना गया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर किसी की राय छूट ना जाए, इसके लिए जेपीसी के सदस्यों ने मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई से लेकर पटना, कोलकाता, लखनऊ अलग अलग शहरों में विजिट किया। और यह सब किसी जल्दबाजी में नहीं किया गया। 8 अगस्त 2024 में जेपीसी का गठन हुआ था और उसने 5 महीने के बाद 30 जनवरी को रिपोर्ट सौंपी। जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल खुद बता रहे हैं कि जेपीसी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी राय सुनी थी। उनकी राय को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। सुनिए एक बार। जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस अमेंडमेंट के बाद उस पूरी कमेटी के सामने बुलाया था, और कमेटी के सामने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपनी बातें रखी थी उसको हमने संज्ञान लिया था। केवल संज्ञान भी नहीं लिया था हमने, बल्कि उसको अपनी रिपोर्ट का हिस्सा भी बनाया है। लेकिन जब जिद हो, अड़ियलपन हो, खींच हो, तो तर्क भला कौन सुनता है। वक्फ संशोधन बिल के नाम के बहाने मुसलमानों को यह बताया जा रहा है कि उनकी मस्जिद से लेकर कब्रिस्तान तक पर बुलडोजर चलाने की तैयारी सरकार की है। तो वहीं गोलबंद हुए कुछ कट्टरपंथी मौलाना धमकियां एनडीए घटक दलों को भी दे रहे हैं।
मोदी इस मुल्क में मुसलमानों को चैन से जीना भी नहीं देना चाहते हैं और कब्रिस्तान में चैन से दफनाया जाए उसके लिए भी हालात वो खराब कर रहे हैं। अगर ये काला कानून बन गया तो न जाने कितनी मस्जिदों में ताले लगेंगे, खानकाहें वीरान होंगी और कब्रिस्तानों में बुल्डोजर चलेंगे। हम इस मुल्क में खाना जंगी नहीं चाहते हैं। ये नंगी तलवार है मुसलमानों के गर्दनों पर, ये नंगी तलवार है देश के संविधान पर, ये नंगी तलवार है हिंदुस्तान के सोशल फैब्रिक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के इत्तेहाद पर। बयान सुन रहे हैं आप? ये बिल जो है वो मुसलमानों का चैन छीन लेगा अगर ये बिल आ गया तो। इसका मतलब अभी तक जो वक्फ कानून चल रहा है उससे मुसलमान एकदम बम है, चैन में है, बंगलों में रह रहा होगा, सब मुसलमान करोड़पति हो गया होगा। नहीं होना क्या होगा फिर इनके हिसाब से? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये समझना होगा उन मुसलमानों को जिनको भड़काया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आंदोलन की कमान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संभाली हुई है। इन्हें भी तो यह दिखाना है कि मुसलमानों की आवाज उठाने वाले असली ठेकेदार हम हैं। बिल के खिलाफ प्रदर्शन का अगला प्लान भी तैयार हो गया। दिल्ली और पटना के बाद अगला ठिकाना आंध्र प्रदेश है, जहां एनडीए में शामिल चंद्रबाबू नायडू की सरकार है। वहां भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चंद्रबाबू नायडू की पार्टी पर दबाव डालेगा कि वो इस बिल का समर्थन ना करें, और अगर किया तो फिर मुसलमानों का सपोर्ट हमेशा के लिए खो देंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कैसे शाहीन बाग की याद दिला रहे हैं वो सुनिए। जिस तरह हमारी कौम ने अभी चंद माह पहले एक सीए और एनआरसी के ऊपर में शाहीन बाग का अजीमुश्शान मुजाहरा किया था, अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया और खुदा न खास्ता ये कानून मंजूर हो गया तो फिर हम पूरा देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे, पूरे मुल्की सतह का ऐलान करेंगे। जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, टीडीपी को ये इंतबाह देने के लिए है, ये वार्निंग देने के लिए है, अगर आपने बिल का समर्थन किया तो आप हमारे समर्थन से महरूम हो जाए। कट्टरपंथी मौलानाओं की जमात का ये पैंतरा पुराना है और आजमाया हुआ है। इस पैंतरे के आगे कथित सेकुलर सरकारें घुटने टेकती रही हैं, फिर चाहे वो सरकार केंद्र की रही हो या फिर राज्यों की। कट्टरपंथियों ने तमाशा खड़ा करके शरीयत में दखल का शोर मचाकर हर बार दबाव बनाया है। ऐसा 3 तलाक कानून के समय भी हुआ और सीएए के दौरान भी, लेकिन 3 तलाक का कानून आया और देश में सीएए लागू भी हुआ। और अब बारी वक्फ संशोधन बिल की है और इसे लेकर मोदी सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।